गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। ऑसिलेशन में हमने कितना कर लिया था बेटा? उस दिन लास्ट कर लिया था ना, थोड़ा सा रह गया था 5 मिनट का काम, है ना? और कल मैंने यस सर। हाँ लास्ट की है, बस वो 5 मिनट का रह गया। और जो कल मैंने काम दिया था रिवीजन के लिए 4th यूनिट वर्क पावर एनर्जी के लिए, तो वो आप लोगों ने देखी वीडियोस? यस सर। सारी देख ली या कुछ वीडियोस देखी हैं? यस सर। सर 3 देख ली, कुछ लास्ट देखी रह है गई। सर। सर 2 देखी है। तो टोटल है कितनी? 4 सर, 4। 4 4 हैं। अच्छा ठीक है। 4 में से आपने मिनिमम 2 तो देख ही ली ना? यस सर। यस सर। ठीक है। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बस अगला चैप्टर तो तुम्हारा वेव्स शुरू हो जाएगा। वेव्स में तो काफी चीजें कटवा दी गई ना। वेव्स के आप लोगों को नोट्स भेजे हैं क्या? मैंने सेंड किए हैं नोट्स वेव्स के? नो सर। नहीं भेजे? नो सर। तो मुझे शाम को कोई बच्चा रिमेम्बर कराना नोट्स के लिए, मैं ये भी इसके साथ के साथ भेज देता हूँ ताकि नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अरे इसके अंदर तो वैसे ही मेन 2-4 चीजें ही एक्सप्लेन करने वाली हैं, आगे का तो कट ही गया सारा। ये मॉड्स वगैरह तो सारे कट ही गए, तो लिया जाए तो सारा ही खत्म हो गया आगे का। वेव्स तो जल्दी खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है। सर कोई वीडियो बना रहे हैं वैसे आज? आज पता नहीं बेटा, हार्दिक आया तो सब बनाता ही है वो तो वैसे। हाँ सर, क्योंकि मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं 3-4 बार रिजाइन कर चुकी हूँ। कौन? स्नेहा? यस सर। कोई बात नहीं, बना रहा है, हार्दिक ने लिख दिया। चलो
ऑसिलेशन के बारे में बात करते हैं फटाफट से। ऑसिलेशन में कुछ चीजें रह गई थी हमारी लास्ट की, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन टाइप है, छोटी छोटी चीजें। हेडिंग डालना चाहो हेडिंग डाल सकते हो, नहीं तो समझते जाओ, हेडिंग डालते जाओ, सिर्फ वो समझने वाली चीज है, सिर्फ एक बार हेडिंग डाल दो ताकि तुम्हें पता चले कि हमने ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, पहला आता है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशंस, ओके, फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं ये समझते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, फ्री फोर्स ऐसे है ना, अलग अलग तरह के हैं, एक मिनट, ओके। फ्री ऑसिलेशंस कौन सी होती हैं? देखो, फ्री ऑसिलेशंस उन ऑसिलेशंस को कहते हैं जिनके ऊपर आपने सिर्फ वन टाइम फोर्स एक्सर्ट करी और उसको छोड़ दिया अलोन फ्री ऑसिलेशन के लिए। फ्री ऑसिलेशन का नाम से ही पता चल रहा है, जो फ्री ऑसिलेट कर रहा है विदाउट एनी प्रोपल्शन, यानी विदाउट एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक बार आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी सिर्फ वन टाइम और उसके बाद छोड़ दिया। फॉर एग्जांपल, मान लो एक पेंडुलम है, पेंडुलम को आपने एक बार अपनी जगह से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और उसको छोड़ दिया, तो वो उसके बाद जब उसको छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, फ्री ऑसिलेशन करेगा। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो ऐसी ऑसिलेशंस को फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। जो फ्री ऑसिलेशन जो वाइब्रेट करता है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करे बगैर वो अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से जब वाइब्रेट करता है। जो फ्री ऑसिलेशन है तो इसका मतलब वो अपनी फ्रीक्वेंसी पे ही करेगा ना। याद होगा हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है उसकी, G/L अंडर द रूट 2 पाई, 1/2 पाई G/L अंडर द रूट, है ना, और टाइम पीरियड निकालना है 2 पाई L/G अंडर द रूट, है ना। अरे कहां सो गए? यस सर। तो इनको फ्री ऑसिलेशन कहते हैं, जो अपनी ऑन फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करें फ्रीली, लेकिन विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फील्ड फोर्स, जिसको कहते हैं। फिर आता है आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स का मतलब क्या हुआ, नाम से क्लियर हो रहा है, यानी जिसके ऊपर आप फोर्स। हाँ जी, फ्री ऑसिलेशन कर दो, गलती से मेरा माइक बंद हो रखा था, मुझे लगा आप बोल नहीं रहे थे। फ्री ऑसिलेशन वो ऑसिलेशंस होती हैं जिनको अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, उसकी मतलब एब्सेंस में, जब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करता है फ्रीली, उसको फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं। यानी वन टाइम आपने एक फोर्स एक्सर्ट करी और उसके बाद उसको फ्रीली छोड़ दिया ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है जी, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर, तो उसको हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। ऐसे अगला आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन देखो नाम से क्लियर हो रहा है, फोर्स्ड यानी सेम वही चीज हो रही है, लेकिन इस बार आप उसके ऊपर लगातार क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके अगर आप किसी भी बॉडी को, लेकिन अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं, अब हम बात करेंगे कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर आप वो वाइब्रेट करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। कहने का मतलब जब कोई बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा किसी भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करती है ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। बोलो क्लियर है? यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपका गिटार, सितार, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारे आपके फोर्स ऑसिलेशन हो गए, क्योंकि आप उनको लगातार उनके ऊपर क्या करते हो, फोर्स लगाते रहते हो, जिससे वो फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब और सिंपल पेंडुलम के अंदर भी एग्जांपल ले सकते हैं। भाई पेंडुलम मैंने पहले कहा था, एक बार छोड़ के, एक बार फोर्स लगाकर छोड़ दिया, अब आप उसको बार बार आए, जैसे यहाँ आए फिर फोर्स लगाओ, यहाँ आए फिर फोर्स लगाओ, यहाँ आए फिर फोर्स लगाओ, तो वो तेज ऑसिलेट करेगा एज कंपेयर टू अपनी ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करेगा, लेकिन आप वो कब कर रहा है, जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दैट विल बी फोर्स्ड ऑसिलेशन। बोलो क्लियर है? यस सर। ऐसी आता है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या गया, ऑसिलेशन।
रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या है? यही सेम, जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पर और वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर नहीं, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट और ऑसिलेट करे, तो उसको रेजोनेंट कहते हैं। यानी कि आपकी अप्लाइंग फोर्स की वजह से व्हेन बॉडी ऑसिलेट्स किसके ऊपर? विद इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रेजोनेंट ऑसिलेशन, और उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वर्ड है ना, ये बहुत दूर तलक जाएगा। दूर तलक क्यों? क्योंकि ये +2 में भी बहुत जगह यूज होगा। तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि रेजोनेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? दैट इज मैचिंग। मैचिंग वर्ड, मैचिंग यानी कि जब हर बॉडी की, याद रखना जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको छोड़ के, इसके अलावा मैं कुछ समझा रहा हूं। हर बॉडी की, हर मटेरियल की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, समझ रहे हो? हर वायर की, हर मटेरियल की, मेटल की अपनी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं या कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, जरूरी नहीं है फोर्स है, यहां तो हम फोर्स का पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है। कोई भी अगर आप कोई ऐसी फील्ड अप्लाई करते हो या कुछ भी ऐसी चीज अप्लाई करते हो जिससे वो बॉडी या वो भी कोई सर्किट या कोई भी ऐसी चीज जिसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट या ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवा दें तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बोलो, क्लियर है? यस सर। यानी कि आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी, अब मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं, आप अगर किसी बॉडी को अपनी तरफ से एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं और वो फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो दैट विल बी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आपने अप्लाई करी, लेकिन वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, रेजोनेंट कर गई, तो उसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके? यस सर। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं जो आगे कभी काम आएगा, अभी नहीं आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं, दोबारा घूम के अपने टॉपिक्स पे आते हैं, वो है रेजोनेंट ऑसिलेशन। तो रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या हो गया? ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स और ऑसिलेट्स विद इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी रेजोनेंट ऑसिलेशन। और अगर यही चीज मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं और वो अपनी ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट या ऑसिलेट नहीं करती, तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया। दोनों में फर्क समझ आ गया, फोर्स्ड और रेजोनेंट में? यस सर। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा फोर्स्ड और रेजोनेंट ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है? सर फोर्स्ड ऑक्सीलेशन वो होती है जब बॉडी ऑक्सीलेट करती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है उसकी। पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ना करे, लेकिन फोर्स बाहर से एक्सटर्नल होती है अप्लाइड उस पे। हाँ बिल्कुल। कहने का मतलब दोनों में ही फोर्स की हेल्प से ही वो ऑसिलेशन हो रही है। एक्सटर्नल फोर्स तो दोनों में लग रही है, रेजोनेंट में भी और फोर्स्ड में भी। फर्क क्या है? फोर्स्ड ऑसिलेशन जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा किसी और फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, और रेजोनेंट के अंदर वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। चीज एक ही है। ओके सर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और एक बार समझाना सर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हर बॉडी की अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है। तो हर एक बॉडी, हर एक सर्किट, हर एक मटेरियल की अपनी खुद की एक ऑन फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर आप प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंसी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है तो उसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यस सर। प्रोवाइडिंग, जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो। ओके, ठीक है। अब आता है डैम्ड ऑसिलेशन और अनडैम्ड ऑसिलेशन। अनडैम्ड ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होते हैं जो वो हार्मोनिक सिस्टम के अंदर अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करे विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि वो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड अगर चेंज नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशन, लाइक दिस।
ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन ही आ रही है, यानी कि एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के साथ एम्पलीट्यूड में चेंज अगर नहीं आता, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से अगर कोई भी बॉडी ऑसिलेट करती है लगातार, तो उसको कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहेंगे उसको? अनडैम्प्ड। बट वी नो दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि हर बॉडी की एनर्जी कहीं ना कहीं एक टाइम पे लॉस होती चली जाती है। तो ऑसिलेशन अनडैम्प्ड नहीं, कौन सी होती है? डैम्प्ड बनती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या बन गया? यही फ्रीक्वेंसी या यही ऑसिलेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। सर सर Like this. चली जाएगी। यस, लाइक दिस। देखो फर्क पड़ गया ना? यस सर। ये देखो, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड तो अनडैम्प्ड, और ये क्या होगा? डैम्प्ड, जिसकी फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती चली जा रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस तो हर चीज की एनर्जी लॉस तो होती ही होती है। हम चाहे जितना मर्जी कह दे एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन ऐसा हमें पता है कि ये तो चीज होती नहीं। तो इसका मतलब अनडैम्प्ड का मतलब वो हो गया जिसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रही, और डैम्प्ड का मतलब वो हो गया जिसमें एनर्जी लॉस हो रही है। ओके, तो अब ये आपका ऑसिलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अच्छे से। क्लियर है? ऑसिलेशन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों, अच्छे से, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इसके अंदर कुछ टाइप के आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो मैं आपको थोड़े से बता देता हूं किस किस टाइप के। पहले तो टाइप देख लो किस किस टाइप के और कितने वो वाले करने हैं क्वेश्चंस। जैसे कि पहला टाइप ए ही आता है आपका। टाइप ए है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। मिला? मिल गया। है ना? फॉर्मूले तो हमने याद है ही है, फॉर्मूले तो वही रटे रटाए हैं, सब कुछ वही है। तो इसके अंदर हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई वाले नहीं करने। अभी आपने हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स करने हैं। जैसे किसी में एक्सेलरेशन पूछेगा, किसी में स्पीड पूछ लेगा, किसी में कुछ पूछ लेगा, इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। फिर एक टाइप बी आती है आपके पास, पोटेंशियल काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम पे। ठीक है, और उसके बाद आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वो सिंपल पेंडुलम पे करने हैं, टाइप डी पे, सिंपल पेंडुलम। इस पे पेपर में काफी क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज वाले भी काफी आते हैं, तो ये आपको आने चाहिए छोटे। सर न्यू बुक के पेज बता सकते हो सर? न्यू बुक के पेज नहीं बता सकता, पर मैं टाइप्स के नाम बता दूंगा, तो वो टाइप्स के नाम से आपको पता लग जाएगा। आप चैप्टर खोलो, 11वां चैप्टर है ना न्यू बुक में से, 11 चैप्टर नंबर 11 है मेरे हिसाब से। यस सर। सॉल्व एग्जांपल्स ना सॉल्व 14/31 से स्टार्ट है। 14 बाय ले भाई, 14/31। यस सर। 14th चैप्टर है न्यू बुक में, ऑसिलेशन वाला। यस यस सर, वही है सर। ओके ओके, बस फिर मिल गया बेटा विश्वा? यस सर, मिल गया। बस ठीक है। तो हाँ, तो इसके अंदर एक तो टाइप ए करना है डिस्प्लेसमेंट वाला, हल्का फुल्का करना है ये तो। टाइप बी बोलना चैप्टर 14। हाँ, चैप्टर 14 है बेटा। टाइप ए करना है, पेज नंबर है 14/31 बोल रहा है मेरे ख्याल से बच्चे ने। ओके सर। इसमें सॉल्व एग्जांपल्स निकालोगे। सॉल्व एग्जांपल्स के अंदर एक तो टाइप ए है डिस्प्लेसमेंट वाला, एक टाइप बी है आपका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एसएचएम वाले, और एक सी नहीं करने की जरूरत, आपने सीधा सीधा लास्ट टाइप करना डी, सिंपल पेंडुलम वाले। परसेंटेज वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट से होते हैं इसमें।
ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इसके, अभी वो मैं करवाता हूं कैसे करने हैं। अब इसके कंसेप्चुअल करने सर, हाँ स्प्रिंग वाले रहने देना। अब इसके अंदर आप लोग वो निकालो इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बेटा। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो करने हैं जो सिंपली आपके कंसेप्ट के ऊपर बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हों। जो ज्यादा न्यूमेरिकल वाले होंगे वो मत करना अभी, ओके जो मैथमेटिकली से ज्यादा हैं वो मत करना, उनमें से मैं चुनिंदा चुनिंदा कुछ होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो वाले ही करना, ठीक है। सर सर अभी कुछ क्वेश्चंस देख के बता दो। बता दूं, कौन सी चलो important है? हाँ जी। हाँ मैं बता देता हूं बेटा। एक तो इसके अंदर 11th क्वेश्चन से स्टार्ट है, इफ अ होलो पाइप पासिस करके, मिला? यस सर। यस सर। यस सर मिला। एक तो इसको टिक कर लो, होलो पाइप पासिस। ठीक है, एक इससे अगला ही है, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ओ ए बी। ओके ये वाले करने हैं। हाँ हाँ जो करने हैं बस वही बता रहा हूं। फिर उससे अगला है, इससे पहले वाले को नहीं करने थे। नहीं नहीं वो बेकार है क्वेश्चन। उससे अगला है, अ ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ पिस्टन। अ ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ पिस्टन। ओके यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद आप आ जाएं सीधा ही, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी कोई खास नहीं है, इनको बेकार है। फिर इसके बाद आ जाओ आप सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ऑसिलेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें है द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन a dg। मिला? यस सर मिल गया। हाँ ये कर लो, टिक टिक कर लो इसको भी। कौन सा सर दोबारा बताना? Time period of oscillating body is given by t is equal to 2 pi। सर क्वेश्चन क्वेश्चन ही तो बोल रहा हूं बेटा। सर नई बुक में 18 है। न्यू बुक में भी 18 है, मेरे वाली बुक में भी 18 ही है। 18th क्वेश्चन है बेटा ये, मेरी बुक में भी 18th ही है। द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई m by a dg अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद सीधा ये बीच के सारे काम छोड़ देना, सीधा आ जाना, अ गर्ल इज सिटिंग ऑन अ स्विंग। मिला? सब पे होगा। 22 सर, 22 मिल गए सर। हाँ हाँ 22nd और 23rd सेम है क्वेश्चन, एक जैसे मिलते जुलते, सेम स्टार्टिंग है, अ गर्ल इज सिटिंग ऑन अ स्विंग। बस पहले क्वेश्चन में अनदर गर्ल करके है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर स्टैंड्स अप है। मिल गए दोनों क्वेश्चन? यस सर। Yes. हाँ 1 by 1 है वो। फिर उससे अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्वेश्चन पढ़ने वाला। अच्छा, अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज नेगेटिवली चार्ज्ड। A positively charged metal plate is placed just below the bob। मिल गया? यस सर। हाँ एक ये कर लो 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन, for an oscillating simple pendulum is the tension in the string constant। यस सर मिल गया। ओके सर। ठीक, एक इससे पहले भी है 25th, a simple pendulum of length L with a bob of mass m is taken into earth।
इससे पहले वाला ही है। हाँ चलो गुड। और इसके अंदर एक पर, हाँ एक ये परसेंटेज वाला जरूर करना। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज्ड बाय 3%? 29th क्वेश्चन। ओके सर। ठीक, ओके बस यही है, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करने हैं आप लोगों ने, बाकी तो यूं ही है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, 35th क्वेश्चन। द सोल्जर्स मार्चिंग ऑन सस्पेंडेड ब्रिज आर एडवाइज्ड टू गो आउट ऑफ स्टेप्स, व्हाई? मिल गया? यस सर। दोबारा बोलना। 35th क्वेश्चन है, 35th क्वेश्चन है बेटा, द सोल्जर्स करके, द सोल्जर्स मार्चिंग ऑन सस्पेंडेड ब्रिज। और इससे अगला भी इंपॉर्टेंट है, इट इज नोटेड दैट समटाइम्स इन एन अर्थक्वेक शॉर्ट एंड टॉल स्ट्रक्चर्स रिमेन अनइफेक्टेड। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा मैं किस टाइप के क्वेश्चंस कह रहा हूं पढ़ने के लिए। ऐसे से ही क्वेश्चन आपने शॉर्ट आंसर टाइप्स में भी पढ़ लेने हैं। ओके ओके सर। ओके सर। ठीक है। हाँ तो इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन है सर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेटा, सिंपल पेंडुलम वाला। ये मतलब ऑसिलेशन और वेव्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर गिना जाता है आपका बहुत। तो बेसिक्स इसके जो है अगर अच्छे हो जाते हैं बच्चे के तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये आप लोगों ने इसके कंसेप्चुअल्स तो मैंने बता ही दिए, कौन कौन से रीड करने हैं, इनको अच्छे से रीड करना। अगर कोई डाउट होगा तो कल हम इसके डाउट्स लेंगे। ओके ठीक है। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते जैसे क्वेश्चन है, तुम्हें आइडिया हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कौन कौन से तरीके के करने हैं, तो कर लेना। ये सारे करने जरूर है लेकिन छोड़ने नहीं है। ठीक है, इनके जितने अच्छे से करोगे। कल है टेस्ट? कल टेस्ट नहीं है, कल डाउट्स लूंगा बेटा इसका। ठीक है। और 4th यूनिट के बताओ, जो 2 वीडियोस देखी उसमें कोई डाउट है? नो सर। हाँ उसमें वैसे तो आएंगे नहीं, वीडियोस अगर देख ली फिर तो थ्योरेटिकल तो कोई डाउट आएगा नहीं, फिर मैं आपके कंसेप्चुअल शॉर्ट्स के सीधे डाउट्स ले लूंगा। मैंने एक ही देखी थी सर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करा दो। हाँ वो भी कराऊंगा बेटा। इसके कह रही है ना बेटा, इसके सर वर्क डन वाले के चैप्टर उसके तो कराने हैं, उसके तो कराऊंगा ना बेटा। पहले थ्योरी पार्ट आज कंप्लीट कर लो और कल इसके कंसेप्चुअल शॉर्ट्स के डाउट्स लेके परसों मैं उसके न्यूमेरिकल सेक्शन एक बार करवा दूंगा। यस सर। और उसके ना सर क्वेश्चंस बता देना, क्योंकि पेपर में ना ज्यादा नहीं आए थे उसके, तो कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता देना। इंपॉर्टेंट उसमें p²/2m पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, उसमें p²/2m लगता है। सारे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट p²/2m वाले न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, आसान भी हैं और हो भी जाते हैं वो, और वो आते भी काफी हैं पेपर में। ठीक है, तो सारे चैप्टर के कंसेप्ट से बाहर करा देना, वही कर लेंगे। ना 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 ये गलत है, मार्क नहीं करवाने ऐसे, ऐसे तो फिर काम खराब हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स में होते हैं कि भाई ठीक है एग्जाम के हिसाब से तो इतने ज्यादा नहीं पढ़ने, पर अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो तो जितने पढ़ोगे उतना अच्छा है बेटा। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो आप जितने करोगे ना उतने अच्छे रहते हैं। ये तो खैर इन्होंने क्या कर रखे, कंसेप्चुअल्स के साथ ना कुछ न्यूमेरिकल टाइप मिक्स किए हुए हैं, तो वो फिर कंसेप्चुअल नहीं रह जाते इतने। तो कंसेप्चुअल का मतलब होता है जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो वो ज्यादा बेटर है। इसमें तो मैथमेटिकल भी कई डाल रखे थे एक्स्ट्रा और ओवर थे थोड़े से, वो ऊपर से निकल जाएंगे तुम्हारे, इसलिए अभी कोई फायदा है नहीं करवाने का उनको। ठीक है, वो तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम्हें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। तो आओ थोड़ा सा न्यूमेरिकल का सेक्शन उठा लेते हैं। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स निकाल लो बेटा, टाइप ए। बेटा टाइप ए सॉल्व एग्जांपल्स निकाल लो सभी बच्चे। और इसके बाद जैसी 4th यूनिट खत्म होगी, 4th यूनिट का टेस्ट होगा और 10th यूनिट की रिवीजन के लिए साथ के साथ हम 10th यूनिट भी रिवाइज करेंगे साथ के साथ। यानी 10th यूनिट का मैं टेस्ट लूंगा कंसेप्चुअल शॉर्ट्स के डाउट्स के बाद। हो सकता है पहले 10th यूनिट का लूं फिर 4th यूनिट का लूं। तो 10th यूनिट अपनी प्रिपेयर कर लो सभी बच्चे, एक रजिस्टर बना लो। मैंने
हाँ जी, जो अभी चल रही है ऑसिलेशन, ठीक है ना, ये जो ऑसिलेशन चल रही है बेटा, इसका टेस्ट होगा। बस जैसे ये इसके कंसेप्चुअल शॉर्ट्स का डाउट्स ले लेंगे तो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मैं इसका टेस्ट लूंगा, ताकि ये आपका चैप्टर साथ के साथ पक्का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक काम करना है सभी बच्चों ने। आज तो देखो आप 4th यूनिट की तो देखो वीडियोस, और 10th यूनिट यानी यही जो ऑसिलेशन है इसके मेन कुछ टॉपिक्स मैं बोल रहा हूं, वो टॉपिक्स आप लोगों ने मुझे लिखकर, लर्न कर लिखकर फिर मुझे सेंड करने हैं। मुझे सर कल रुक जो, फिर कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, परसों भेज दे, कल भेज दूंगा, आज परसों रहने कर दो, कल देना, दे देना। कोई बात नहीं, पर मुझे फिर पूरा चैप्टर चाहिए, कंप्लीट चैप्टर। फिर अभी आप टॉपिक्स बता दो, हम तो कर लेंगे। सर कौन सा चैप्टर? नहीं, यही वाला बेटा, ऑसिलेशन वाला चैप्टर राइटिंग स्टार्ट करो सभी बच्चे। 10th यूनिट और 4th यूनिट की तो वीडियोस देख ली ना आप लोगों ने? सर हमारे अभी नहीं सर, अभी पूरी नहीं देखी। 4th यूनिट पूरी नहीं देखी ना? बस ठीक है, फिर आज आप लोग 10th, कोई बात नहीं, आज आप लोग 10th चैप्टर लिखेंगे, ऑसिलेशन वाला। सर आप तो कहते अभी मैं टॉपिक दे रहा हूँ, वही लिख के दिखाने हैं। सर आप अच्छा, तो टॉपिक्स ही दे दो ना सर, टेस्ट चल रहे सर हमारे, तैयारी टॉपिक्स में तो सिर्फ गिनती के 2-3 टॉपिक ही रहते हैं, फिर मजा नहीं आता ना चैप्टर राइटिंग का बेटा। 1 मिनट, चलो टॉपिक्स ही अगर लिखने हैं तो ठीक है, फिर टॉपिक्स नोट करो। फिर बोलो। एक तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी लिखेंगे। एक लिखेंगे टोटल एनर्जी इन SHM, एक लिखेंगे आप सिंपल पेंडुलम। सर इसका स्पेशल केस सारा? बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल पेंडुलम के बाद सिंपल पेंडुलम के बाद आपने लिखना है ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। सर इसके भी सारे केस करने? हाँ जी, लोडेड स्प्रिंग ऑफ कॉम्बिनेशन 3 केस हैं, तीनों ही करने हैं। ये आप लोगों ने लर्न करके फिर लिखना है। मैं किसी भी बच्चे से कभी भी पूछ सकता हूं बीच में से, और कोई भी चीज मैं उससे क्वेश्चनिंग कर सकता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर बच्चे को ना आया तो फिर देख लेना। सर इन टॉपिक्स के अलावा बचा क्या है चैप्टर में? सर बाकी तो डेफिनेशंस रहेगी ना बेटा, मेन तो डेफिनेशंस ही होती हैं, वो मैंने स्किप करवा दी। चैप्टर राइटिंग की तो दे दी उठा के। नहीं, चैप्टर राइटिंग में तो फिर बेटा मैं डेफिनेशंस भी कहता कि सारी डेफिनेशंस भी लिखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी लिखो। सर कोई नहीं, इतना ही बहुत है सर, इतना चलो हाँ, इतना तो देखो, इससे कम तो हो नहीं ना सकता, तो मेन टॉपिक आपके सारे कवर हो जाते हैं। पर आप लोगों को चैप्टर पूरा आना चाहिए। कोई भी टॉपिक किसी से भी मैं एक्सप्लेन जो है वो करवा सकता हूँ, ऑनलाइन भी पूछ सकता हूँ, किसी भी बच्चे से एक्सप्लेनेशन पूछ सकता हूँ कि कहाँ से क्या आया और क्यों आया। समझ आ गई बात? तो अच्छे से अपना करके बैठना, और खुदा के माफिक, जिसको कहते हैं खुदा के लिए, आप लोग अपनी तैयारी करके लर्न करके फिर ही लिखना। फिर से वही डायलॉग मार रहा हूं कि कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलने, चीटिंग करके दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो बेटर यही है 4-5 जो टॉपिक दिए हैं वो लर्न करके ही लिखोगे, तो उससे तुम्हें एक तो वो टॉपिक्स अच्छे से आ जाएंगे और वो आपको पक्के हो जाएंगे एग्जाम्स के लिए भी। ठीक, तो लर्न करके ही लिखना, चेप के मत लिखना। वैसे कोशिश यही करना, क्योंकि आप लोगों का हाल यही है, जितना मर्जी कह लो लिखोगे तुम फिर भी चेप गई। लेकिन वही है कि वो कहते हैं ना, कभी कभार क्या पता शायद तुम्हारे दिमाग में मेरी बात बैठ जाए, शायद दिमाग में आ जाए कि चलो बन जाए बात। तो इसलिए कहना मेरा फर्ज है कि चीटिंग करके कोई फायदा नहीं है, तो चीटिंग करके प्लीज मत लिखना, बाकी आप लोगों की इच्छा। ओके सर। सर इंडिया ने वैक्सीन बना ली कोरोना की? ओके सर।
वो तो बना ही रखी है बेटा, कब की बना रखी है, वो तो चल रहा है, बस इनके सिस्टम चल रहे हैं अभी, तो अभी कुछ नहीं है। देखो आएगी तो है ही है, दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगी। इमरजेंसी ट्रायल वो तो बेटा फाइजर ने भी बोल दिया और सीरम इंस्टीट्यूट ने भी बोल दिया ना, वो तो जो एस्ट्राजेनेका ने, हाँ जो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने हो गया लगाने से वैक्सीन लगा के भी हो गया ना वो, बस अब वही है ना, यही तो पंगा है, कुछ पता थोड़ा है उसका। कंपनी तो बोल रही है अपनी तरफ से कि भाई अभी इम्यून सिस्टम नहीं हुआ। हाँ हाँ कल क्यों, क्या है कल? कल क्या है? संडे है? क्या है कल? पता नहीं सर। कुछ नहीं है सर कल। सर छोड़ो सर कल देश बंद है सर, सुनने में आया। अच्छा इसलिए पूछ रही है। वाह तुम जी, हम तो घर में ही बैठे हैं, हम कौन सा बाहर जाना है, सड़कों पे जाके पढ़ा रहे हैं। सर हम भी तो देश के नागरिक। चलो कोई बात नहीं, न्यूज। चलो अब हाँ 2 मिनट मेरी तरफ ध्यान दो। एक सिर्फ न्यूमेरिकल में करवाने लगा हूं, पहला ही न्यूमेरिकल देखो। कहते हैं अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM गिवन बाय y इज इक्वल टू 0.24, ऐसे दिया हुआ है। y इज इक्वल टू 0.24 साइन 400। तो कौन सा क्वेश्चन है सर? पहला ही है बेटा न्यूमेरिकल एग्जांपल में, ये करवा रहा हूं। इसमें तो बॉडी ऑस्किलेट विद SHM बताया। यस कोई बात नहीं, वो मेरे पास, वो जो तुम जो क्वेश्चन बोल रहे हो वो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं भी है तो कोई चक्कर नहीं है। यहां समझो क्या दिया हुआ है। कहता है जी एक पार्टिकल है, वो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है इस टाइप से, y इज इक्वल टू 0.24 साइन 400t प्लस 0.5। ठीक है, कहता है फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब सारा कुछ इसी में दे रखा है, समझो। याद है y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a साइन ओमेगा टी। और अगर हम प्रॉपर लिखे विद इनिशियल फेज इपॉक के साथ तो प्लस फाई नॉट भी लिखते हैं। यस सर। इफ वी कंपेयर दिस, इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें विद दिस तो वो क्या होगा, एक ही जगह यानी एम्पलीट्यूड कौन है 0.24, ओमेगा की जगह क्या है 400। तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू 400, 2 से ये 200 रह गया, न्यू की वैल्यू 200 अपॉन पाई बन गई। बोलो क्लियर? यस सर सर। निकालना कैसे इसमें? यही चीजें निकालनी है। कहता है एम्पलीट्यूड निकालो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो यानी न्यू निकालो, और एक कहता है टाइम पीरियड निकालो। तो टाइम पीरियड तो इसका रेसिप्रोकल होता है। सर इसमें वही क्वेश्चन दे रखा है सर, लेकिन अलग वैल्यूज है। हाँ वो अलग है, वो x इज इक्वल टू 5 मीटर कॉस 2 पाई रेडियन पर सेकेंड t प्लस पाई बाय 4 ऐसे लिखा होगा। यस सर, यही वो अगला है, वो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है। बोलो समझ आया कैसे कंपेयर करना है? तो आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप किसी चीज को कंपेयर कर सकते हो। कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। नहीं उसने बोला ही नहीं तो क्यों निकालेंगे? अगर वो पूछता कि इनिशियल फेज कितना है तो हम बता देते 0.5 है। जो चीज पूछी हमने वो चीज निकाल के दिखा दी। तो आप लोगों ने हमेशा ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। फाई नॉट अगर यहां पर दे रखा है तो प्लस फाई नॉट के साथ कंपेयर कर दो, नहीं दे रखा तो मत करो, ओमेगा टी तक कर लो। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, 2 पाई न्यू भी होती है, 2 पाई बाई टी भी होती है, 2 पाई बाई कैपिटल टी भी होता है और 2 पाई न्यू भी होता है। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, तब आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, ये चीज समझ आई?
तो इस टाइप से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप देखना, अब आपको समझ आएगा, बाकी कल परसों में हम फिर से कर लेंगे। और हर्ष, हर्ष, हाँ सर। हाँ बेटा, अपनी सिस्टर को, महक को बोल दियो एक बार मेरे से बात कर लेगी, कल का टाइम जो है वो 1:30 बजे का है उसका, अच्छा सर। ऑफलाइन का, ऑफलाइन का, कल डाउट्स के लिए बुलाया है। आप ही बोल देना। अच्छा, तो बस उसको मैसेज तो कर दियो ना, क्योंकि आज उसने क्लास नहीं लगाई। नहीं सर, वैसे तो से बोल दो। हाँ, मैसेज कर दियो कि बस एक बार कि भाई सर ने कहा कॉल कर लियो, बस मैं अपने आप ही बता दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर, चले, चलो फिर, बाय बाय। बाय सर, जय हिंद सर, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपसे पढ़कर, थैंक यू। करना लिख के क्या बेटा? सर टॉपिक कब तक सेंड करना लिख के? टॉपिक, टॉपिक आप कल तक सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल 11 बजे तक ग्रुप में 11 बजे तक। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर टेस्ट कब Thank you. लेंगे सर आप? बेटा, ये खत्म होते ही जब इसके कंसेप्चुअल शॉर्ट्स के कल डाउट्स होंगे, फिर 4th यूनिट, फिर इसके बाद पहले मैं टेस्ट लूंगा, फिर 4th यूनिट कराऊंगा, फिर वेव एंड मोशन करवाऊंगा जो भी है। क्या देखेंगे? पहले मेरा एक मन ये हो रहा है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, थोड़ा सा रह गया, फटाफट से फिर रिवीजन कर लेंगे ढंग से। और चैप्टर रहेगा ना सर शायद हमारा टेस्ट चल रहा है ना, तो हमारा हाँ, टेस्ट तभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब आपका वैसे 10th यूनिट खत्म होने वाली है, उसके बाद एक 8th यूनिट रहेगी आपकी। 9th यूनिट तो हवा का झोंका सा ही है, वो तो कई स्कूल्स में करवाई भी नहीं है, तो देखेंगे। ठीक है ना? तो बस मेन तो ये 2 रह गई हैं, ये बस जल्दी जल्दी निपटाए, फिर उसके बाद तो रिवीजन कर लेंगे। फिर जिसने रिवीजन करनी होगी कर ले। चैप्टर की रिवीजन करा देना एकदम अच्छे से। हाँ, वही है ना, फिर वो एकदम अच्छे से ढंग से हो जाएगी, नहीं तो अब तो बीच बीच चल सा रहेगा, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, फिर मजा नहीं आता। ठीक है ना? चलो ठीक है, तब तक देखते हैं, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।
है।